बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास हमारे क्रैश टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 6 है और इसकी डिस्कशन है और बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास अंडर डिस्कशन रहेगा प्रेपोजिशंस का। बहरहाल अभी हम वोकैब के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, द मिनिस्टर हैज़ बीन डैश टू द विक्टिम। तो टेक्निकली हमारे पास दो कीवर्ड्स रहेंगे। एक कीवर्ड हमारे पास है मिनिस्टर और एक कीवर्ड है हमारे पास विक्टिम। अभी डेफिनेटली जब भी हम विक्टिम और मिनिस्टर को जेन में रखते हैं तो मिनिस्टर को रहना पड़ता है, क्या रहना पड़ता है, विक्टिम के साथ जेनरस रहना पड़ता है। वो है या नहीं वो एक अलग बात है। अच्छा करते हैं उनके साथ या नहीं करते, अच्छा सलूक उनके साथ करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन मिनिस्टर को विक्टिम के साथ जेनरस रहना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 178, ही इज डैश रिच येट ही डैश अबाउट हाई टैक्सेस। अब ही इज डैश रिच येट, यहां पर हमारे पास कीवर्ड कौन सा रहेगा? येट। येट का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है? येट डेफिनेटली आप जानते हैं, बट और येट हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? कंट्रास्ट को शो करने के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब हमारे पास पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होता है तो हम बट का वर्ड यूज करते हैं कंट्रास्ट के लिए, लेकिन जब नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होता है तो देन हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? येट। लेकिन ये तो कंजंक्शन का रूल है, ऐसा होता नहीं है कि दोनों को ऑप्शन बना कर दिया जाए। बहरहाल ये याद रखिएगा कि बट हो या येट हो, दोनों सूरतों में ये दोनों वर्ड्स को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? कंट्रास्ट शो करने के लिए, जब भी हमने दो चीजों का कंट्रास्ट शो करना है। अब यहां पर कहता जी ही इज डैश रिच येट ही डैश अबाउट हिज हाई टैक्सेस। अब असल में ऐसा है कि अगर आपको इन दो वर्ड का सिनोनिम्स पता हो, वर्ड के मीनिंग पता हो, तो आप फौरन से पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिए, वाइन्स का मतलब होता है कंप्लेन करना, कंप्लेन, ठीक है, शिकायत करना, ठीक है। और ऑब्सcenely का वर्ड हमारे पास होता है जैसे हम किसी इमोरल इलीगल फिल्थ को बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि यार इसके पास पैसे तो हैं, ही इज ऑब्सcenely रिच का मतलब क्या है? कि वो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन अच्छे तरीके से अमीर नहीं है, जायज तरीके से अमीर नहीं है, इलीगल वे से अमीर है। यानी कि उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, बहुत सारे दो नंबर पैसे हैं, बहुत सारे गैर कानूनी पैसे हैं। येट ही डैश अबाउट हाई टैक्सेस, लेकिन फिर भी वो हाई टैक्सेस का क्या करता है? के बारे में कंप्लेन करता है। मतलब एक पर्सन जो गैर कानूनी तरीके से दौलत कमा रहा है वो भी हाई टैक्सेस के बारे में क्या करता है? कंप्लेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा? अल्फा। उसके बाद है ओपिनियन, ऑप्शन सॉरी। अब ऑप्शन आपको पता ही है, ऑप्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? चॉइस, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी डेल्टा ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट के वर्ड को आप समझते हैं कि रिजल्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? आउटकम। और रिपोर्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? स्टेटमेंट, किसी चीज के बारे में अपनी फाइंडिंग को बयान करना। रिटोर्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? रिप्लाई, रिस्पॉन्स, आंसर, जवाब को बोलते हैं। रिजोर्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन, चॉइस, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो नियरली मीनिंग वर्ड है ऑप्शन के लिए वो हमारे पास बेटे कौन सा है? रिजोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? अल्फा। उसके बाद है बेटे हमारे पास डिक्लाइंड। डिक्लाइंड के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। डिक्लाइंड का मतलब हमारे पास क्या होता है? डिके। डिक्लाइन का मतलब हमारे पास क्या होता है? डिमिनिश, किसी चीज का कम होना, किसी चीज का नीचे आना। तो अभी हमारे पास वर्ड्स हैं अल्फा में और बीटा में। ये जो दो वर्ड्स हैं ना, इनको मैं स्टार कर रहा हूं, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखने हैं। बहरहाल डेल्टा ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है उसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। सेट वर्ड्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स चलते हैं उसमें ये अक्सर वर्ड रिपीट किए जाते हैं। एब्ट का मतलब हमारे पास होता है रिसीड, रिट्रीट, सबसाइड, मूव अवे, विड्रा, किसी जगह से शिकस्त तस्लीम करना, भाग आना, नीचे आ जाना, वापस आ जाना। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एब्ड या रिसीडेड का वर्ड यूज करते हैं। अबेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? अबेटेड जो है वो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है डेफिनेटली। किसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है? अबेट की। इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज कम होना, डिक्लाइन नीचे आना, फेल नीचे आना, स्टॉप्ड रुकना। या जैसे हमारे पास वर्ड होते हैं हाल्ट कम होना,
या जैसे हमारे पास वर्ड है डिके, किसी चीज़ का कम होना, या जैसे हमारे पास वर्ड है वीकन, किसी चीज़ का कमज़ोर होना, या जैसे हमारे पास अभी हम वर्ड बोल रहे थे डिमिनिश। डिमिनिश मतलब किसी चीज़ का कम होना, नीचे आना। तो हमारे पास जो डिक्लाइन का सिनोनिम वर्ड है वो हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? अबेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन 180 में हमारे पास कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद है 181, द ऑपोजिट ऑफ अनप्लेजेंट। हमें अनप्लेजेंट का ऑपोजिट ढूंढना है। अब देखें यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अल्फा और चार्ली, ये बिल्कुल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। एंटी सोशल हम किस बंदे को बोलते हैं? इंट्रोवर्ट को बोलते हैं। जो बंदा किसी के साथ भी सोशल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और जो बंदा सोशल होता है, जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, मिलना जुलना पसंद करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो हमारे पास दोनों एक दूसरे का इंटोनिम है। टिमिड के वर्ड को आप पहले भी समझते हैं कि टिमिड का मतलब हमारे पास क्या है? शाय होता है। टिमिड का मतलब हमारे पास क्या होता है? फियरफुल होता है, ऐसा बंदा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉर्डियल का वर्ड आप अच्छे से जानते हैं। कॉर्डियल का मतलब हमारे पास क्या होता है? अफेबल होता है। कॉर्डियल का मतलब हमारे पास क्या होता है? जेनरस होता है। कॉर्डियल का मतलब हमारे पास क्या होता है? कंपैशनेट होता है। कॉर्डियल का मतलब हमारे पास क्या होता है? वार्म होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को हम बोलते हैं आपको वार्मली वेलकम कहा जाता है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो जब दिल से, हार्ट से, पैशन से, फीलिंग से किसी को किया जाता है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाते हैं? कॉर्डियल का वर्ड यूज करते हैं। तो डेफिनेटली अनप्लेजेंट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? कॉर्डियल। उसके बाद हमारे पास है द ऑपोजिट ऑफ डिसअग्रीमेंट। तो अब हमें डिसअग्रीमेंट का ऑपोजिट चाहिए। तो चारों वर्ड में आप जो पढ़ेंगे वो डेफिनेटली पहली नज़र में आप जो वर्ड, जो जिस वर्ड पर आपकी नज़र रुकेगी वो क्या है? कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब आपके पास क्या होता है? अग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब ही आपके पास क्या होता है? कि जब सारे लोग एक बात पर रजामंद होते हैं, एक बात पर उनकी मर्जी शामिल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस बोलते हैं। ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? कंसेंसस। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद हम आगे आते हैं जी, माई फ्रेंड कॉल डैश मी येस्टरडे बट आई वाज आउट। अब देखें यहां से हमारे पास स्टार्ट होते हैं प्रेपोजिशन, और आपको यहां से मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांधना है। देखें जब हम एंट्री टेस्ट के हवाले से प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की प्रेपोजिशन सामने आती हैं। एंट्री टेस्ट मतलब मैं एमडी कैट के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। और एंट्री एमडी कैट के लिए जब हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो एमडी कैट के लिए प्रेपोजिशन की बात करने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन कितनी तरह की आएंगी? तीन तरह की। उसमें देखें नंबर वन प्रेपोजिशन है आपके पास टेक्सचुअल प्रेपोजिशन। टेक्सचुअल प्रेपोजिशन का मतलब ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो आपके टेक्स्ट में से हैं, आपकी बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 में से हैं। अब अगर आप पेपर देखेंगे 2015, 2016, 2017 और 18, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे किसके? प्रेपोजिशन के। और वो सारे के सारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आपके किस में से होंगे? टेक्स्ट में से होंगे। लेकिन यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि उन सालों में आपका जो पेपर होता था वो आपका यूएचएस बेस्ड होता था, सिलेबस भी यूएचएस बेस्ड था, और आपका जो पेपर होता था वो प्रोविंशियल ओरिएंटेड होता था। ठीक है। लेकिन अभी आप सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप सबको इस बात के बड़े अच्छे से पता है कि 2019 से ऑनवर्ड आप किसके शिकंजे में है? मेडिकल के स्टूडेंट पीएमसी के पास। और पीएमसी ओरिएंटेड पेपर जो सिलेबस होता है वो पूरे पाकिस्तान का चूंकि सेम सिलेबस होता है, और पूरे पाकिस्तान का सेम सिलेबस होने की वजह से ये अब आपका प्रोविंशियल जो है वो नहीं होता, ओरिएंटेड नहीं होता, बल्कि अब ये क्या होता है आपके पास? अब ये नेशनल ओरिएंटेड होता है। तो नेशनल ओरिएंटेड होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टेक्स्ट में से क्वेश्चन बनाकर दिए जाएं प्रेपोजिशन के। उन सालों में क्या होता था? उन सालों में अगर आप किसी स्टूडेंट को मिलेंगे, किसी सीनियर से मिलेंगे, अगर आप उसका कोई बहन है, भाई है, कोई कज़न है या कोई दोस्त है जो उन सालों में पास आउट हुआ 2015, 16, 17, 18 में, तो अभी तो माशाल्लाह से डॉक्टर बन चुके होंगे। तो अभी अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि हम टेक्स्ट बुक की प्रेपोजिशन को बाकायदा तौर पर रट्टा मारा करते थे।
बहरहाल अभी अगर हम बात करेंगे 2024 के लिए, तो 2024 के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रेपोजिशन, टेक्स्ट की प्रेपोजिशन को रट्टा मारने की ज़रूरत है। उसके अलावा देखें, सेकंड नंबर पर आपके पास आती हैं प्योर प्रेपोजिशन। ये कोई ग्रामेटिकल नेम नहीं है प्योर प्रेपोजिशन, ये मैंने अपने तौर पर नाम रखा हुआ है। यहाँ आप डिफरेंट जगह पर इनका नाम सुनेंगे प्योर प्रेपोजिशन, या डिफरेंट जगह पर किसी और जगह पर आप इसका नाम पढ़ेंगे किस नाम से, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। जैसे देखें, फर्स्ट करें, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे अबाइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो आप बोलेंगे कि सर अबाइड के साथ बाय आएगा, कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती। मैं पूछता हूँ कि बेटे आप अफ्रेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अफ्रेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बेटे सफ़र के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा कि सफ़र के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो चेंज नहीं होती हैं। जैसे अभी हमारे आज के शायद टेस्ट में भी शामिल है एक वर्ड एडजस्टेंट के साथ। एडजस्टेंट के साथ हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, प्रेपोजिशन आएगी, टू आएगा। इसी तरह हम बोलते हैं कि हमारे पास सीनियर जूनियर जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, टू आएगा। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट रहती, जो प्योर प्रेपोजिशन है। और इनको याद करने का सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक ही तरीका कार है, और वो आपके पास क्या है, रट्टा। रट्टा आपने करना है, क्रैम आपने करना है, आपको याद होना चाहिए कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए। और इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे ग्रिप का 25,000 प्लस क्वेश्चन बैंक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो राउंड अबाउट 600 क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन के। आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर वाली प्रेपोजिशन पे, और तीसरे नंबर वाली प्रेपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं कि हम एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट वर्ड को यूज करके डिफरेंट मीनिंग लेते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 183 में हमारे पास वर्ड है कॉल। अब कॉल के साथ ऑप्शन जो लिखी हुई है, फॉर लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है। अब ये सारे वर्ड इसके साथ यूज हो सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट कॉमन वर्ब्स जिनके से लिए आपने फ्रेजल वर्ब को याद रखना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसमें नंबर 1 हमारे पास कौन सा है, कॉल। नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, ब्रेक। नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, कम। ये वो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं जिनके साथ आने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पास वर्ड है टर्न, इसके बाद आपके पास वर्ड है ब्रेक। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम करेंगे। आज के टेस्ट में भी हमारे पास तीन तरह के फ्रेजल वर्ब, तीन वर्ड्स के साथ हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारे पास कौन सा है, कॉल। तो जब भी एंट्री टेस्ट के लिए प्रेपोजिशन का वर्ड आपके ध्यान में आए ना, तो परेशान नहीं होना। परेशानी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती है। प्रेपोजिशन तीन तरह की होती है। टेक्स्ट में से प्रेपोजिशन, वो अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगी, आपके पेपर में नहीं आएंगी, क्योंकि नेशनल लेवल का सिलेबस है, नेशनल लेवल का टेस्ट है। उसके बाद प्योर प्रेपोजिशन है। प्योर प्रेपोजिशन के लिए आपने 25,000 जो क्वेश्चन बैंक है ग्रिप का, उसको उसमें से प्रेपोजिशन को, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, आपको रट्टा मारना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब में कुछ 6-7 वर्ड्स हमारे पास चलेंगे, जिनमें से 3 वर्ड्स की प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स आज हम डिस्कस करेंगे आज के टेस्ट में, और बाकी जो हमारे 3-4 रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टेस्ट में हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपकी बुक में शामिल है, इंग्लिश की बुक में लिखे हुए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। बहरहाल आज के लिए जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है कॉल। अब कॉल के लिए जितने वर्ड्स हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे देखें, कॉल आफ्टर होता है, कॉल एट होता है, कॉल अवे होता है, कॉल बैक होता है, कॉल फॉर होता है, कॉल फॉर होता है। कॉल फॉर के 3 मीनिंग है, 4 मीनिंग है। कॉल फोर्थ होता है, फोर्थ के 2 मीनिंग है। कॉल इन होता है। इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी को अपना नाम देना। कॉल एट का मतलब होता है स्टॉप समवेयर ब्रीफली, किसी जगह पर थोड़ा सा स्टॉप लेना। जैसे सेंटेंस है, द ट्रेन कॉल्स एट ऑक्सब्रिज एंड ग्लेनविल। अभी आपने क्या करना है, देखें ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब अगर मैं इनको 1 बाय 1 करके बोलूंगा और एक एक सेंटेंस बोलूंगा, तो शायद हमारी जो डिस्कशन है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे पे चली जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 सेकंड के लिए यहाँ पर पॉज कर रहा हूं,
ये आपके सामने डिस्प्ले पे रहेंगे। आपने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करना है, रोकना है और इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से अपने पास नोट करना है, इनके मीनिंग को नोट करना है, इनके सेंटेंसेस को नोट करना है और अच्छे तरीके से इनको याद करना है। एक तो ये वाले वर्ड्स हैं जो आपके सामने कॉल के साथ, इसी तरह आपके पास और वर्ड्स हैं कॉल के साथ। कॉल इन है, कॉल ऑफ है, कॉल ऑन या पाउन है, कॉल आउट है, कॉल राउंड है, कॉल अप है और कॉल अप है। तो जब भी आप ये डिस्कशन ले रहे होंगे तो आपका काम है कि आपने इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं दोबारा बोल देता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें हम एक वर्ब के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लिखते हैं और डिफरेंट प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम उसके मीनिंग परसीव करते हैं। जैसे कॉल इन का मीनिंग कुछ और है, कॉल ऑन का मीनिंग कुछ और है, कॉल ऑफ का मीनिंग कुछ और है, कॉल ऑन का अपॉन का मीनिंग कुछ और है। और अब अगर मैं हर एक वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और इसके सेंटेंसेस बोलूंगा तो गालबन हमारी जो हमारी डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपने इस जगह पर स्क्रीन को रोकना है, पॉज करना है वीडियो को और अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या करना है, नोट करना है। तो बहरहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 183, माई फ्रेंड कॉल्ड डैश मी येस्टरडे बट आई वाज आउट। आई वाज आउट का मतलब है कि वो बंदा मेरे पास आया था। ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं बटन बटन में। बटन बटन में कहता है मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कॉल ऑन वर्ड याद रखिएगा। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात के लिए आना, मुलाकात के लिए आना, मिलने के लिए आना। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो कौन सा चलेगा, बीटा। बहरहाल प्रेपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट याद रखना है और प्रेपोजिशन के लिए जो फ्रेजल वर्ब है ये भी ज़हन में रखने हैं। 3 फ्रेजल वर्ब्स आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें पहला फ्रेजल वर्ब आपके पास कौन सा है, कॉल। ये कॉल के लिए है वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये कॉल के फ्रेजल वर्ब्स हैं। आपको स्क्रीन को रोकना है, स्क्रीन में इन सारे वर्ड्स को नोट करना है, मीनिंग को देखना है, सेंटेंसेस को देखना है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 184। अब क्वेश्चन नंबर 184 में बड़ा एफएससी में भी हम पढ़कर आते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल से देखते हैं। देखें हमारे पास वर्ड होता है इन। अब ये वर्ड याद रखिएगा कि इंक के साथ आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन। इंक के साथ आपने कभी भी कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं करना, याद रखिएगा। लेकिन जो भी आपके पास वर्ड है पेंसिल, पेंसिल के लिए आपके पास 2 प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं। एक वर्ड आपके पास कौन सा यूज हो सकता है, विथ, और एक प्रेपोजिशन कौन सा यूज हो सकता है, इन। लेकिन हमारे लिए प्रेफरेबल पेंसिल के लिए खास तौर पे कौन सा होता है कि हम प्रेफर किसको करते हैं, इन को। तो अभी अगर हम देखेंगे राइट योर होमवर्क इन इंक और नॉट इन पेंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। इंक के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन। पेंसिल के साथ विद भी आ सकता है, पेंसिल के साथ इन भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए प्रेफरेबल हमेशा कौन सा रहेगा, इन रहेगा पेंसिल के लिए। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 185, द इंडल्जेंट मदर। इंडल्जेंट का वर्ड याद रखिएगा कि हम एक बड़ा खूबसूरत वर्ड बोलते हैं लीनियंट। लीनियंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो कि सख्त नहीं होती, स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो कहते हैं द इंटेलिजेंट मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड डैश हर चाइल्ड्स फॉल्ट। 4 वर्ड्स आपको यहां पे याद रखने हैं। देखें पहला वर्ड है आपके पास ब्लाइंड टू और दूसरा वर्ड है आपके पास ब्लाइंड इन। ठीक है, जैसे ब्लाइंड टू का मतलब आपके पास क्या होता है, नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। अगर मैं उर्दू में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना। और ब्लाइंड इनका मतलब क्या होता है, मजूरी। जैसे फर्ज करिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही इज डैश, ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आइज। अब बोथ आइज का मतलब क्या है कि वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता। तो यहां पर जो मैं प्रेपोजिशन यूज करूंगा वो कौन सा यूज करूंगा, इन। लेकिन अभी जो सेंटेंस है हमारे पास, द इंटेलिजेंट मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड डैश हर चाइल्ड फॉल्ट। वो जो लीनियंट माँ है वो अपने बच्चों की फॉल्ट्स को, अपने बच्चे की फॉल्ट्स को हमेशा क्या करती है, अनदेखा करती है, नजरअंदाज करती है, ओवरलुक करती है। तो इसके लिए यहां पर हमें जो प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, टू। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना और ब्लाइंड इन होता है मजूरी को शो करना, डिसेबिलिटी को। इसी तरह आपके पास 2 वर्ड्स और होते हैं। एक वर्ड आपके पास होता है डेफ टू।
और एक वर्ड आपके पास होता है डेफ इन। सेम उसी तरह अगर आप डिसेबिलिटी बता रहे हैं, अगर आप मजूरी बता रहे हैं कि वो एक कानों से सुन नहीं सकता, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डेफ इन। लेकिन अगर आप बता रहे हैं अनसुना करना, अनसुना करना, ठीक है, जो ओवरलुक करना, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डेफ टू। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं माई ब्रदर इज डेफ डैश माई एडवाइस। मेरा भाई जो है वो मेरी जो नसीहत है उसको क्या करता है? उससे क्या है? अनसुना है, उसको इग्नोर करता है, ओवरलुक करता है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? माई ब्रदर इज डेफ टू माई एडवाइस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ही इज डेफ डैश वन ईयर, वो एक कान से सुन नहीं सकता, तो फिर मुझे क्या बोलना होगा? डेफ इन। तो ये जो वर्ड्स है ना, चार के चार, ये आपको याद रखने हैं। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन, डेफ टू और डेफ इन। ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना, ब्लाइंड इन का मतलब होता है मजूरी, डेफ टू का मतलब होता है अनसुना करना, और डेफ इन का मतलब होता है मजूरी, कान से सुन ना सकना। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बेटे हमारे पास कौन सा आएगा? चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 186। आई रिसीव्ड दिस मैसेज। देखें, याद रखिएगा, घड़ी का जो टाइम होता है ना, उसके लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एट। और दिन का जो वक्त होते हैं, जैसे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन द मॉर्निंग। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ वर्ड छोड़े हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस के नाम से। ये तीन प्रेपोजिशन आपके पास इन है, ऑन है और एट है। टाइम के लिए और प्लेस के लिए आप नाइन्थ क्लास में पढ़कर आते हैं, आप टेंथ क्लास में पढ़कर आते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आते हैं, आप सेकंड ईयर में पढ़कर आते हैं। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो आप बार बार रिपीटेडली पढ़कर आते हैं, और इसमें ऐसे बताने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। और ना ही इनमें से कभी एंट्री टेस्ट में से कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है। मतलब एमटी कैट में कोई इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि एट 7 o'clock या इन द मॉर्निंग। बहरहाल फिर भी आपने इन सारी प्रेपोजिशन को एक दफ़ा अच्छे तौर पर अपने तौर पर अच्छे तरीके से क्या करना है? गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इन किस सिचुएशन में यूज होता है, ऑन किस सिचुएशन में यूज होता है, और ऐड किस सिचुएशन के लिए यूज हुआ है। एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। और बात फिर वही है, स्क्रीन को पॉज करेंगे, स्क्रीन को रोकेंगे, वीडियो को रोकेंगे, नोटबुक को पकड़ेंगे और हर एक चीज को अपने हाथों से लिखेंगे। अपने हाथों से लिखा हुआ कभी भी आपको भूलेगा नहीं। मेरे हाथों से लिखा हुआ, मेरा बोला हुआ आपको भूल सकता है, लेकिन अपने हाथों से लिखा हुआ, अपने हाथों से नोट की हुई चीज कभी भी आपको भूलेगी नहीं। इसलिए मैं आपको इस बात पे बार बार एम्फेसिस करता हूं, बार बार जोर देता हूं कि आपको अपने अपने से खुद से नोट करना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए। तो ये आपके पास स्क्रीन को रोकेंगे, यहाँ पर आप प्रेपोजिशन को नोट करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस है। टाइम और प्लेस की प्रेपोजिशन आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़कर आते हैं, फिर भी आप इनको अच्छे तरीके से एक दफा गो थ्रू करेंगे। यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो हमारे पास कौन सा चलेगा? चार्ली। 7 o'clock आएगा एट के लिए, और इन द मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग के साथ हम इनका वर्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास 187। अब 187 में देखें, याद रखिएगा, अगर आप पैसिव सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर आप पैसिव सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? वाज स्टेप। वाज स्टेप का मतलब क्या है? कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ ये कौन सा टेंस है? इसकी वॉइस कौन सी है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर आप पैसिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो फिर आपने याद रखना है, अगर आप उसके बाद किसी पर्सन को मेंशन कर रहे हैं, दो ऑप्शन आपके पास उसके बाद बनती हैं। या आप किसी टूल को मेंशन कर रहे हैं, जैसे देखें यहां पर लिखा हुआ है लुनेटिक। लुनेटिक आप समझते हैं कि हम एक्सेंट्रिक बंदे को बोलते हैं, खपती आदमी को बोलते हैं, पागल आदमी को बोलते हैं, ठीक है, मैड पर्सन को बोलते हैं। डैगर हम किसको बोलते हैं? हम खंजर को बोलते हैं, छोटी तलवार को बोलते हैं। अब देखिए, ही वाज स्टैब्ड डैश अ लुनेटिक, तो लुनेटिक टेक्निकली क्या है? पर्सन, और हम बोलते हैं डैगर, और डैगर टेक्निकली क्या है? टूल। अब जब भी आप किसी पर्सन को लिखेंगे ना, याद रखिएगा, तो पर्सन के लिए आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है? बाय। लेकिन जब भी आप कोई टूल मेंशन करेंगे तो टूल के लिए आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है? विद। ठीक है, जैसे फर्ज करें अगर मैं लिखता हूं द स्नेक वाज, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। द स्नेक वाज किल्ड डैश अ स्टिक।
ठीक है। अब देखें, हमने कहा सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद पर्सन नहीं लिखा हुआ, बल्कि वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है, स्टिक लिखा हुआ है। तो मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं नहीं बोल सकता, द स्नेक वाज किल्ड बाय अ स्टिक। मुझे क्या लिखना होगा, विद अ स्टिक। ह्यूमन बीइंग के लिए, पर्सन के लिए आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बाय। और टूल के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विद। तो आपके पास सेंटेंस चलेगा, ही वाज स्टैब्ड बाय अ लुनेटिक विद द डैगर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा बाय और विद के साथ, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। ये दोनों रूल याद रखने हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस में पर्सन के लिए बाय आएगा और टूल के लिए क्या आएगा, विद आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है यू आर क्वालिफाइड डैश दिस जॉब। अब ये याद रखिएगा, क्वालिफाइड के साथ आपके पास दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। एक आपके पास है क्वालिफाइड फॉर और एक है क्वालिफाइड टू। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं किसी रोल के लिए, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, या आप क्वालिफाई कर रहे हैं किसी डेजिग्नेशन के लिए, तो आपने याद रखना है, आपने क्वालिफाई फॉर लिखना है। और अगर आप लिखेंगे किसी एक्शन के लिए, अगर आप लिखेंगे किसी एक्शन के लिए, तो फिर आप क्या लिखेंगे, क्वालिफाई टू। जैसे फर्स्ट करें, मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही इज क्वालिफाइड डैश, ही इज क्वालिफाइड डैश टीचिंग। वो टीचिंग के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इज क्वालिफाइड फॉर टीचिंग, मैं क्या बोलूंगा, टीचिंग अगर लिखूंगा तो नाउन आ जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे क्या लिखना होगा, क्वालिफाइड फॉर टीचिंग, क्योंकि डेजिग्नेशन आ गया, पोजीशन आ गया। लेकिन अगर मैं लिखूंगा ना क्वालिफाइड डैश टीच, अगर मैं वर्ब लिखूंगा तो फिर मैं क्वालिफाइड फॉर टीच नहीं लिखूंगा, मैं क्या बोलूंगा, क्वालिफाइड टू टीच। याद रखिएगा, जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर क्वालिफाइड डैश दिस जॉब। अब जॉब डेफिनेटली क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। लेकिन फर्ज करें यहां से सेंटेंस आगे कुछ यूं होता, यू आर क्वालिफाइड डैश डू द जॉब। अब हम जॉब को नहीं देखते, फिर हमने किसको देखना था, डू को। डू चूंकि वर्ब है, तो डू के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते, टू का। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 189, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, उन क्वेश्चन में से है जो कि रिपीट होते हैं। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। हम जैसे उर्दू में भी पूछते हैं ना एक दूसरे से, यार तेरी घड़ी पे टाइम क्या हुआ है, मेरी घड़ी पे ये टाइम हुआ है, तेरी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है। तो जब भी आप टाइम के पूछेंगे, घड़ी पर टाइम के लिए, तो आपने याद रखना है, आपने ऑन, एट, इन का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना, आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, बाय। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हुआ है, तुम्हारी घड़ी के अकॉर्डिंगली क्या टाइम हुआ है। याद रखिएगा, ऑन, एट, इन का वर्ड आपने यूज नहीं करना है। ये जो प्रेपोजिशन का रूल है, याद रखिएगा, बाय योर वॉच। उसके बाद है हमारे पास द थीव्स ब्रोक डैश द हाउस। अब ये ब्रोक का जो वर्ड है, ये भी याद रखिएगा, ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक की, लेकिन ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स में से है। और फ्रेजल वर्ब डेफिनेटली हम किसके साथ बनाएंगे, ब्रेक के साथ। अब ब्रेक के साथ जितने फ्रेजल वर्ब बनेंगे, जैसे अभी आपने काल वाले सारे पढ़े हैं, काल वाले सारे सीखे हैं, इसमें आप ब्रेक वाले सारे सीखेंगे। और फिर वही बात है, जैसे देखिए हमारे पास ब्रेक वे का वर्ड है, ब्रेक वे फ्रॉम का वर्ड है, ब्रेक डाउन का वर्ड है, ब्रेक समथिंग डाउन का वर्ड है, ब्रेक फ्री है, ब्रेक इनटू है। इसी तरह हमारे पास वर्ड है, इसी तरह हमारे पास वर्ड्स हैं, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक ऑफ है, ब्रेक आउट है, ब्रेक आउट ऑफ है, ब्रेक थ्रू है, ब्रेक अप है। जब भी आप इन प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे, आपने याद रखना है, आपने इन प्रेपोजिशंस को, मैं यहां पर स्क्रीन को क्या करूंगा, मैं स्क्रीन को पॉज करूंगा, वीडियो को पॉज करूंगा, आपने इन सारी प्रेपोजिशंस को अच्छे तरीके से नोट करना है, आपने इन सारी प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद रखना है। और अभी आपके पास दो प्रेपोजिशन बनेंगे, दो फ्रेजल वर्ब्स आ गए, एक आपके पास कॉल वाला आ गया और एक आपके पास कौन सा आ गया, ब्रेक वाला आ गया। ठीक है, तो आपने सारे प्रेपोजिशन को पढ़ना है, सारे प्रेपोजिशन को समझना है। और यह इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपने क्या करना है, एक काम जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं,
एक काम जो आप बिल्कुल क्यों नहीं करते, चले बाई चांस बन भी गया तो मैं थोड़ा सा, जैसे बाकी यूट्यूबर होते हैं, मैं भी उनके लिए एक छोटी, उनकी तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी से करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि भाई बहनों बेटियों बेटो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, हमारे चैनल पे कोई कमेंट भी किया करो, हमारे चैनल पे कोई लाइक भी किया करो। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा, टीचिंग में ज़रूरत नहीं होती, आप अपने डिस्कशन पे गौर करें, अपने डिस्कशन पे कंसंट्रेट करें। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे बताना कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपने इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, और उसके बाद मुझे ये बताना है कि आपके क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। याद रखिएगा, ये मुझे कमेंट ज़रूर करना है वीडियो पे आपने, या मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना है आपने, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 191। क्वेश्चन 191 में आपके पास वर्ड है डाई। अब डाई के साथ आपके पास तीन वर्ड्स बनते हैं, याद रखिएगा। एक वर्ड आपके पास बनता है डाई ऑफ। ठीक है, आप पढ़कर आए हैं, डाई ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से मरना, ठीक है, किसी वजह से मरना। उसके बाद आपके पास होता है डाई फोर। डाई फोर का मतलब होता है किसी कॉज के लिए अपनी जान देना, ठीक है, किसी मकसद के लिए अपनी जान देना। और डाई इन का मतलब होता है किसी हैपनिंग में, किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, किसी वॉर में, किसी इंसिडेंट में अपनी जान देना। हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डाई इन। जैसे हम बोलते हैं ही डाइड इन वॉर, वो जंग में मारा गया, लेकिन ही डाइड इन हिज कंट्री नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री होगा। और इसी तरह जैसे यहाँ पर कोलेरा लिखा हुआ है, बीमारी का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रेपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, डाइड ऑफ। करेक्ट ऑप्शन 191 में आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा बेटे, बीटा। उसके बाद आपके पास 192, शी वॉज एबल टू डिस्क्राइब द एक्सीडेंट डिटेल्ड। याद रखिएगा, आसान तरीन है कि डिटेल के साथ आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन। वैसे भी आप कभी भी किसी से बात कर रहे होते तो आप कहते हैं मुझे इन डिटेल चाहिए, मुझे ये स्टोरी जो है ना वो इन डिटेल में सुनाओ। तो डिटेल के साथ जो प्रेपोजिशन आपके पास यूज होता है वो हमेशा कौन सा यूज होगा, इन का। इसी तरह आपके पास है, हाँ जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, माई वॉच इज 5 मिनट डैश, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन वाले कोरोना आफ्टर कोरोना सेशन में बड़ा अंडर डिस्कशन रहा ये क्वेश्चन। याद रखिएगा, माई वॉच इज 5 मिनट्स डैश। जब आप उर्दू में बोलते हैं ना, तो हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है या मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। हम ये दो वर्ड्स बोलते हैं, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे है। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए आपने ना तो बिहाइंड का वर्ड यूज करना है, ना बिफोर का, ना अर्ली का। दो वर्ड्स आप यूज करेंगे, और थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, लेकिन हजम कीजिएगा इसको, कि यहाँ तो आप बोलेंगे माई वॉच इज 5 मिनट स्लो। ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इस बात की कि मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। पीछे कुछ भी नहीं होगा, आपने बोलना है कि मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है या मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है। ऐसी सिचुएशन में या तो आप स्लो का वर्ड यूज करेंगे या आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फास्ट का। ये दो वर्ड्स, अब आपने दो रूल आपने याद रखने हैं। एक रूल जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या कहा कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। तो बाय योर वॉच होगा जब भी आप किसी से कोई टाइम पूछेंगे या किसी को टाइम बताएंगे कि मेरी घड़ी पर ये टाइम हुआ है, तो आपने याद रखना है, आपने ऑन योर वॉच, एट योर वॉच, इन योर वॉच नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, बाय योर वॉच। और जब आप बोलना चाहेंगे कि मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है या मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो आपने कभी भी वॉच के लिए बिहाइंड, बिफोर, अर्ली, बिसाइड्स का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि कौन सा वर्ड यूज करना है, स्लो या फास्ट। स्लो का मतलब क्या होता है, 5 पे पीछे होना टाइम वक्त से, और फास्ट का मतलब क्या होता है, वक्त से आगे होना। करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली। उसके बाद है 194, द प्रेसिडेंट वाज थैंकफुल। अब थैंकफुल के वर्ड को याद रखिएगा, इसके साथ कुछ वर्ड आपने और याद रखने हैं। जैसे आपके पास वर्ड है फेथफुल, जैसे ग्रेटफुल, जैसे आपके पास वर्ड है फेथफुल, इसी तरह आपके पास वर्ड है नाइस, इसी तरह आपके पास वर्ड है फाइन। ठीक है, ही इज नाइस टू मी, ही इज फेथफुल टू मी, इट लुक्स फाइन टू मी, और ही इज ग्रेटफुल टू मी, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, वी आर ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी, वी आर थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी, वी आर फेथफुल टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी इज नाइस टू अस। तो जब भी आप इन सारे वर्ड्स को लिखेंगे, आपने याद रखना है, आपने इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है,
टू का प्रेपोजिशन यूज करना है, इसलिए थैंकफुल के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, टू का। उसके बाद हमारे पास चलता है क्वेश्चन नंबर, द होटल इज एडजेसेंट। अब एडजेसेंट के वर्ड को याद रखिएगा, एडजेसेंट के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, टू। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। एडजेसेंट विद नहीं होता, एडजेसेंट बाय नहीं होता, अलोंग नहीं होता, बल्कि साथ वाक्य होने को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट टू। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज द होटल इज एडजेसेंट टू द पोस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन 195 में चार्ली। उसके बाद 196 है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। अब ये जो गिव का वर्ड है ना, इसके साथ दो प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। एक प्रेपोजिशन है आपके पास गिव अप, जब आप किसी आदत को छोड़ते हैं, किसी काम को छोड़ते हैं, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, गिव अप। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग का वर्ड लिखा हुआ है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, गिव अप स्मोकिंग। लेकिन एक वर्ड आपके पास होता है गिव इन, और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर इन डिस्कशन। जब आप किसी के साथ कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं और आप अपने मुद्दे को छोड़कर अगले की बात को मान लेते हैं, अगले की बात पे मुतमईन हो जाते हैं, तो हम उसको डिसरेंडर कर देते हैं, अपना ओपिनियन छोड़ देते हैं, अगले के ओपिनियन को मान लेते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गिव इन का। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, गिव अप, स्मोकिंग छोड़ना करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन दोनों वर्ड याद रखने हैं, गिव अप भी होता है और गिव इन भी होता है। इसी तरह आपके पास वर्ड है 197 में, यू शुड नॉट बैक ऑफ योर प्रॉमिस। अब ये जो बैक का वर्ड है ना, बैक का वर्ड, ये आपके लिए आज के लिए तीसरा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पहला आपके पास कौन सा था, पहला आपके पास कौन सा था, ब्रेक वाला था। दूसरा आपके पास कौन सा था, कॉल था। और मैंने आपको बताया कि आपने मुझे सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं और कॉल वाले का आंसर मुझे आपने कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर के साथ। और इसी तरह अभी आपके पास कौन सा है, बैक। और सेम रूल यहां पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं कि बैक का आंसर भी आपने मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना है कि आपको समझ आ गया या नहीं आया। तो यहां पर आपके पास जो बैक के साथ वर्ब चलेंगे वो कौन से हैं, बैक अवे है, बैक डाउन है, बैक डाउन के साथ दो हैं, बैक इनटू है, बैक इनटू है, बैक ऑफ है, बैक ऑन है। इसी तरह हमारे पास, और अगेन वही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को रोकेंगे, सारे वर्ड्स को लिखेंगे, सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन सोल्व, जो आपका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंगली, वो आपने कमेंट करना है यूट्यूब वीडियो पे, फेसबुक पे, या आपने मुझे व्हाट्सएप करना है लाजमी तौर पर, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा इनसे रिगार्डेड कोई बात, आपको रिगार्डिंग कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। तो ये बैक ऑन टू, बैक ऑन टू, बैक आउट, बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ, बैकअप और बैकअप, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स किसके साथ चलेंगे आपके पास, बैक के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्रीन को, वीडियो को रोकना है, इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना है, सीखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर भी मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। याद रखिएगा, ताकि मुझे पता चले इन चारों ऑप्शन में से आपको बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई। उसके बाद है 198। 198 में है, आई एम नॉट गुड एट, गुड डैश चाइनीज। अब याद रखिएगा, हमारे पास वर्ड होता है गुड एट, हमारे पास गुड इन भी होता है, हमारे पास बैड एट भी होता है, और हमारे पास बैड इन भी होता है। जब आप, जैसे अभी हमें आई एम नॉट गुड डैश चाइनीज, जैसे अभी हमारे पास लिखा हुआ है ही इज वेरी गुड एट फ्रेंच। जब आप किसी खास चीज की बात कर रहे होते हैं, किसी खास सब्जेक्ट की स्किल की बात कर रहे होते हैं, तो देन आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, देन आप उसके लिए गुड एट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ आप देखिएगा, इट सीम गुड इन थेरी, थेरी में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिस में ये अच्छा नहीं लगता। यू लुक गुड इन दैट ड्रेस। तो यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस में मौके की मुनासिबत से गुड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इनका। उसके बाद शी इज सो गुड एट कीपिंग सीक्रेट, या शी इज आई एम रियली बैड एट चेस। यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को आप देखेंगे, कीपिंग सीक्रेट और चेस के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, बैड एट का। अगेन वही रूल है, जब आप किसी स्किल की बात करेंगे और किसी स्किल में या किसी सब्जेक्ट में बुरा होने की बात करेंगे, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, बैड एट। जैसे फर्ज करें यहां पर होता आई एम नॉट बैड डैश, तो मैं बैड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करता, बैड एट चाइनीज। जैसे हमने यहां पर यूज करना है गुड एट चाइनीज। इसी तरह द प्लान इज बैड इन सेवरल वेज, लेकिन यहां पर जो इन है वो डेफिनेटली सेवरल वेज की वजह से भी आएगा।
तो 4 वर्ड्स हमारे पास चलेंगे। गुड ऐड होता है, गुड इन होता है, बैड ऐड होता है, बैड इन होता है। किसी स्किल में, किसी सब्जेक्ट में अच्छा या बुरा होने के लिए, किसी सब्जेक्ट में या किसी स्किल में अच्छा या बुरा होने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा यूज होगा, गुड एट और बैड एट। और किसी एक्शन में, किसी बात में अच्छा या बुरा होने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, गुड इन और गुड बैड इन, गुड इन और बैड इन। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, आई एम नॉट गुड एट चाइनीज। उसके बाद हमारे पास है 199, वी आर रिस्पॉन्सिबल। देखें, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। एक हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल टू और एक हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसी एक्शन के जिम्मेदार होते हैं, किसी पर्सन के सामने, सॉरी, किसी पर्सन के सामने जिम्मेदार होते हैं ना, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, हम अल्लाह ताला के सामने जिम्मेदार हैं फॉर आवर एक्शन, और आगे एक्शन लिखा हुआ है। और अगर आप किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फॉर। जैसे यहाँ पे फॉर लिखा भी हुआ है। या इसी तरह आपके पास अगर आप 2 वर्ड्स और समझेंगे तो आपको ये वर्ड और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। एक वर्ड आपके पास आंसरेबल टू, किसी के सामने जवाब दे होना, ठीक है। और दूसरा वर्ड है आंसरेबल फॉर, किसी काम के लिए जवाब दे होना। जैसे मैं बोलता हूं यार ये हादसे के लिए ड्राइवर जवाब दे है, तो हम क्या बोलेंगे, द ड्राइवर इज आंसरेबल फॉर। लेकिन अगर हम बोलेंगे आंसरेबल टू तो इसका मतलब है किसी शख्सियत के सामने, किसी बंदे के सामने, किसी सीनियर जूनियर के सामने जवाब दे होना। तो रिस्पॉन्सिबल टू होता है पर्सन के लिए, आंसर टू होता है पर्सन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है एक्शन के लिए, आंसरेबल फॉर होता है एक्शन के लिए। यहाँ पे चूंकि हम गॉड के सामने आंसरेबल होने की, रिस्पॉन्सिबल होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, टू। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 200, ही इज स्टेरिंग डैश मी। अब देखें, ये जो स्टेरिंग का वर्ड है ना, आपके पास देखने के लिए बड़े वर्ड यूज होते हैं। आपके पास लुक वर्ड यूज होता है, ठीक है। आपके पास स्टेयर का वर्ड यूज होता है, आपके पास ग्लेयर का वर्ड यूज होता है, आपके पास ग्लेज का वर्ड यूज होता है, आपके पास वर्ड यूज होता है ग्लांस का वर्ड यूज होता है, ठीक है। आपके पास पीप का वर्ड यूज होता है, आपके पास ओगल का वर्ड यूज होता है। सबके मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन अमूमन इन सब के साथ ग्लांस एट होता है, ग्लेयर एट होता है, स्टेयर एट होता है, लुक एट होता है। लेकिन पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। तो पीप के साथ एट नहीं आता, बल्कि पीप के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम बोलते हैं पीप इनटू। तो जहां पर भी अमूमन देखने के लिए जो वर्ड्स आते हैं, लुक एट होता है, स्टेयर एट होता है, ग्लेयर एट होता है, ग्लांस एट होता है, ओगल एट होता है। ओगल का मतलब होता है प्यार से देखना, ग्लांस का मतलब होता है कि झलक देखना, ग्लेयर का मतलब होता है टिकटिकी बांध कर देखना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, लुक का मतलब होता है देखना। तो अमूमन देखने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं हम सबके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एट का। लेकिन पीप का मतलब होता है झांकना, इसलिए हम इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, पीप इनटू। क्वेश्चन नंबर 200 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा स्टेयरिंग की वजह से, वो हमारे पास कौन सा चलेगा, एट। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। अब आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह इस पूरी जो प्रेपोजिशन की डिस्कशन है उसको अच्छे तरीके से समझना है। और अगेन वही बात, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बेटे आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। और आपने क्वेश्चन नंबर 191 और 197 है अमूमन गालबन, जिसका आपने क्या करना है, मुझे सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन बताना है। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।